हेलो दोस्तों, मैं हूँ राघव और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। जैसा कि हमने निबंध शिव शंभू के चिट्ठे निबंध हमने पढ़ लिया है। 4 निबंध हमारे हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे 5वां निबंध, कविता क्या है। ठीक है, तो कविता क्या है निबंध, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित एक निबंध है, जिसमें हम सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम विभासी था और पिता चंद्रबली शुक्ल की नियुक्ति सदर कानूनगो के पद पर मिर्जापुर में हुई, तो समस्त परिवार वहीं आ कर रहने लगा। ठीक है, जिस समय शुक्ल की अवस्था 9 वर्ष की थी, उनकी माता का देहांत हो गया। शुक्ल जी की भाषा परिष्कृत साहित्यिक हिंदी भाषा है। इसे ही कुछ आलोचक परिनिष्ठित हिंदी भी कहते हैं। उनके निबंधों में संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग साधारणतः देखने को मिलता है। इसी तरह उनके निबंध लेखन में अनेक शैलियों के दर्शन होते हैं। उनका काशी में 2 फरवरी 1941 ईस्वी को हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। ठीक है, तो यह एक छोटा सा शुक्ल जी का परिचय था। उनका जन्म कब और कहाँ हुआ और उनकी मृत्यु किस कारण हुई, तो हृदय गति रुकने के कारण हुई। तो यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब हम उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेंगे। चिंतामणि भाग 1। चिंतामणि जो भाग 1, इसका प्रकाशन 1939 ईस्वी में हुआ था। यह 4 भाग लिखे हुए हैं, चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3 और चिंतामणि भाग 4। 4 भागों में चिंतामणि लिखा हुआ है निबंध। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं हम। प्रथमतः विचार विधि नाम से 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मतलब इनकी प्रथम रचना जो है विचार विधि और 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अगली रचना देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका वर्ष है 1929 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। गोस्वामी तुलसीदास, इसका प्रकाशन 1933 ईस्वी में हुआ। ठीक है, रस मीमांसा, चिंतामणि खंड 3, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, मलिक मोहम्मद जायसी, भाषा साहित्य और समाज विमर्श, साहित्य शास्त्र सिद्धांत और व्यवहार पक्ष और विश्व प्रपंच। ठीक है, तो यह इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो हमने देखी है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इनका प्रकाशन वर्ष भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैं इनका प्रकाशन वर्ष अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे निबंध कविता क्या है। ठीक है, तो कविता क्या है कि उसके बारे में जान लेते हैं हम। कविता क्या है, इसका प्रकाशन सबसे पहले सरस्वती पत्रिका में हुआ था 1909 ईस्वी में। ठीक है, और जब यह कविता क्या है चिंतामणि भाग 1 में संकलित हुई, तब इसका प्रकाशन चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन 1939 ईस्वी में हुआ था। तो ठीक है, चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन कविता क्या है में कब हुआ था, तो 1939 ईस्वी में। ठीक है, और सर्वप्रथम प्रकाशन कविता क्या है का कब हुआ था, तो 1909 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। और कौन सी पत्रिका में हुआ, तो सरस्वती पत्रिका में हुआ। ठीक है, यह निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। ठीक है, अब चिंतामणि भाग के अंतर्गत निम्नलिखित निबंध आते हैं। तो कितने निबंध चिंतामणि भाग में संकलित हैं, तो केवल 17 निबंध संकलित हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से निबंध हैं। भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि,
लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। कविता क्या है? कविता क्या है? 11वें नंबर का निबंध है, ये भी ध्यान रखिएगा। कौन से नंबर का निबंध है, यह प्रश्न भी हो सकता है, पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर का निबंध है, तो 11वें नंबर का। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्म भूमि। काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद। और अंतिम निबंध है रसात्मक बोध के विविध रूप। ठीक है, तो यह चिंतामणि भाग 1 में संकलित 17 निबंध है। ठीक है, यह भी पूछा जा सकता है कि चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध संकलित हैं, तो आप बता सकते हैं कि 17 निबंध संकलित है। ठीक है, अब हम कविता क्या है, ठीक है, अब हम कविता क्या है कि विषय वस्तु देख लेते हैं कि उसमें किस प्रकार का विषय दिया गया है, किस पर यह कविता क्या है, इसके अंदर क्या लिखा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कविता क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सबसे महत्वपूर्ण निबंध है। ठीक है, इस निबंध के माध्यम से शुक्ल जी ने अपनी काव्य शास्त्रीय मान्यताएं प्रस्तुत की है। उनकी कविता संबंधी मान्यताओं के साथ साथ इस निबंध का स्वरूप भी परिवर्तित होता गया है। ठीक है, 1909 के निबंध और 1939 के निबंध में कई वैचारिक परिवर्तन हुए। मतलब 1909 से 1939 तक उन्होंने निबंध लिखा, उसमें कई प्रकार के विचारों में बदलाव हुआ। ठीक है, कविताओं में बदलाव हुआ। संक्षेप में कहें तो काव्य शास्त्रीय मान्यताओं में रसवाद और लोक मंगलवाद का जो संलयन शुक्ल जी ने किया है, उसी को यह निबंध मूर्त रूप देता है। ठीक है, रस और लोक मंगलवाद को मिलाकर इस कविता को उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो अब हम इसमें देख लेते हैं कविता क्या है, इसमें कितने प्रकरण हैं। ठीक है, तो शुक्ल जी ने इसमें 14 प्रकरण उठाए हैं जो कविता क्या है निबंध में लिखे हैं। तो 14 प्रकरणों के अंदर कविता क्या है निबंध का सार इसमें लिखा है शुक्ल जी ने। तो हम देख लेते हैं 14 प्रकरण कौन कौन से हैं। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कविता क्या है निबंध में कितने प्रकरण हैं। ठीक है, तो यह भी ध्यान रखिएगा 14 प्रकरण। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं कविता क्या है। मनोरंजन, सभ्यता के आवरण और सौंदर्य, कविता, चमत्कारवाद, कविता और सृष्टि का प्रसार, कविता की भाषा, मार्मिक तथ्य, अलंकार, काव्य और व्यवहार, कविता पर अत्याचार, मनुष्यता की उच्च भूमि, कविता की आवश्यकता और भावना या कल्पना। तो यह सभी 14 प्रकरण जो कविता क्या है निबंध में उठाए गए हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। ठीक है, तो अब हम महत्वपूर्ण कथन, केवल कथन देखेंगे जो महत्वपूर्ण कविता के निबंध में, क्योंकि निबंध जो है बहुत बड़ा है, इसलिए हमने केवल महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जो परीक्षा में पूछी जा सकती है और उसी से प्रश्न भी बनेंगे, वही पंक्तियाँ हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि अगर हम निबंध पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम केवल महत्वपूर्ण पंक्तियाँ ही पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम। पहली पंक्ति, मनुष्य अपने भावों, विचारों, व्यापारों के लिए दूसरों के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलाता और कहीं लड़ाता हुआ अंत तक चलता है और इसी को जीना कहते हैं। ठीक है, जिस अंततः रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवसाय चलता रहता है उसका नाम है जगत। जब तक कोई अपनी पृथक सत्ता की भावना को ऊपर किए इस क्षेत्र के नाना रूपों और व्यापारों को अपने योग, क्षेम, हानि, लाभ, सुख दुख आदि से संबंध करके देखता रहता है, तब तक उसका हृदय एक प्रकार से बद्ध रहता है। इन रूपों और व्यापारों के सामने जब कभी वह अपनी पृथक सत्ता की धारणा से छूटकर अपने आप को बिल्कुल भूलकर विशुद्ध
अनुभूति मात्र रह जाता है, तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था, ठीक है, तो यह पंक्ति ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की विधान के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, उसे कविता कहते हैं। ठीक है, तो यह पंक्ति भी पूछी जा सकती है, कविता किसे कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग का समकक्ष मानते हैं। ठीक है, तो यह पूरी पंक्ति महत्वपूर्ण है और इसी में से प्रश्न भी आपका एक बन गया, कविता किसे कहते हैं। ठीक है, अगली पंक्ति हम देख लेंगे। ठीक है, अगली पंक्ति है, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाता है, सॉरी ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता, वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है। इस अनुभूति योग के अभ्यास से हमारे मनोविकार का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। ठीक है, तो यह एक और महत्वपूर्ण पंक्ति है। ठीक है, तो अगला प्रकरण हम देख लेते हैं, सभ्यता के आवरण और कविता। इसमें महत्वपूर्ण पंक्तियां हम देख लेते हैं। सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ ज्यों ज्यों मनुष्यों के व्यापार बहुरूपी और जटिल होते गए, त्यों त्यों उसके मूल रूप बहुत कुछ आच्छन्न होते गए, मतलब अलग होते गए। ठीक है, अगली पंक्ति हम देख लेते हैं। कुछ भावों के विषय तो अमूर्त तक होने लगे, जैसे कीर्ति की लालसा, ऐसे भावों को ही बौद्ध दर्शन में अरूप कहते हैं। मतलब लोगों को कीर्ति की लालसा होने लगी। यह सभ्यता के ऊपर कुछ पंक्तियां महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगली पंक्ति हम देख लेते हैं। इसी से प्रच्छन्नता का उद्घाटन कवि कर्म का एक मुख्य अंग है। ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों कवियों के लिए यह काम बढ़ता जाएगा। मनुष्य के हृदय की वृत्तियों से सीधा संबंध रखने वाले रूपों और व्यापारों को प्रत्यक्ष करने के लिए उसे बहुत से पदों को हटाना होगा। ठीक है, अगर आगे बढ़ना है तो उसके पदों को हटाना होगा और उससे उनसे आगे निकलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इससे यह स्पष्ट है कि त्यों तो हमारी प्रवृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे, त्यों तो एक और तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता जाएगा। मतलब कविता लिखना और कठिन होता जाएगा, क्योंकि कविता का जो क्षेत्र है वह बढ़ता जाएगा। ठीक है, सभ्यता का विकास होता जाएगा तो कविता का आवरण भी बढ़ता जाएगा। अगली पंक्ति हम देख लेते हैं। काव्य के लिए अनेक स्थलों पर हमें भावों के विषयों के मूल और आदिम रूपों तक जाना होगा, जो मूर्त और गोचर होते हैं, मतलब छुपे होते हैं। ठीक है, जब तक भावों से सीधा और पुराना लगाव रखने वाले मूर्त और गोचर रूप न मिलेंगे, तब तक काव्य का वास्तविक ढांचा खड़ा न हो सकेगा। मतलब तब तक आप काव्य की रचना सही ढंग से या अच्छे तरह से नहीं कर सकते। अगली पंक्ति हम देख लेते हैं। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। ठीक है, तो यह सभ्यता के आवरण और कविता का संबंध बताने की कोशिश की गई है इसमें। ठीक है, अगला प्रकरण हम देख ले रहे हैं, कविता और सृष्टि प्रसार। मतलब कविता में सृष्टि का किस प्रकार प्रसार हुआ। ठीक है, पंक्ति हम देख लेते हैं, केवल महत्वपूर्ण पंक्तियां ही हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, हृदय की नित्य प्रभाव रखने वाले रूपों और व्यापारों की भावना को सामने लाकर कविता बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अंतः प्रकृति का सामंजस्य घटित करती हुई उसके भावात्मक सत्ता के प्रकार का प्रसार करती है। मतलब उस कविता के बाद मतलब मनुष्य क्या सोचता है, उसके अंदर की प्रकृति
और उसके भावों, रूपों और व्यापारों की भावना को प्रकट करती है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं काव्य दृष्टि कहीं तो नर क्षेत्र के भीतर रहती है, ठीक है, और कहीं मनुष्योत्तर बाह्य सृष्टि के, और कहीं समस्त चराचर में। मनुष्य मतलब कविता कहीं मनुष्य के अंदर है, भीतर है, या फिर मनुष्य के आसपास या बाहर है, सृष्टि के बाहर है, या फिर कहीं पूरे चराचर में है, मतलब पूरे विश्व में फैली हुई है। यह भी काव्य दृष्टि कही गई है। ठीक है, अगली पंक्ति हम देख लेते हैं मनुष्यतर बाह्य प्रकृति का आलंबन के रूप में ग्रहण हमारे यहाँ संस्कृत के प्राचीन प्रबंध काव्यों के बीच बीच में ही पाया जाता है। ठीक है, अगली पंक्ति महत्वपूर्ण देख लेते हैं मनुष्यतर बाह्य प्रकृति को जो प्रधानता मेघदूत में मिली है वह संस्कृत के और किसी काव्य में नहीं मिली है। ठीक है, यह पंक्तियाँ ध्यान रखिएगा, पूछी जा सकती है परीक्षा में। अगली पंक्ति हम देख लेते हैं मेघदूत न कल्पना की कीड़ा है न कला की विचित्रता, वह है प्राचीन भारत के सबसे भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप माधुरी पर सीधी साधी प्रेम दृष्टि। ठीक है, अगली पंक्ति हम देख लेते हैं प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों में रमने वाले वर्णन हमें वाल्मीकि, कालिदास, भवभूमि आदि संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं। ठीक है, सारांश रूप में देख लेंगे। यह सारांश यह कि केवल असाधारणता की रुचि सच्ची हृदयता की पहचान नहीं है, शोभा और सौंदर्य की भावना के साथ जिनमें मनुष्य जाति के उस समय के पुराने सहचरों की वंश परंपरागत स्मृति वासना के रूप में बनी हुई है, जब वह प्रकृति के खुले क्षेत्र में विचरती थी, वे ही पूरे हृदय भावुक कहे जा सकते हैं। ठीक है, प्रकृति के खुले क्षेत्र में विचरण का हृदय भाव इसमें प्रकट किया गया है। ठीक है, अगली पंक्ति हम देख लेते हैं जो केवल अपने विलास या शरीर सुख की सामग्री ही प्रकृति में ढूंढा करते हैं, उनमें उस रागात्मक सत्व की कमी है जो व्यक्त सत्ता मात्र के साथ एकता की अनुभूति में लीन करके हृदय के व्यापकत्व का आभास देता है। संपूर्ण सत्ताएं एक ही परम सत्ता और संपूर्ण भाव एक ही परम भाव के अंतर्भूत है। अतः बुद्धि की क्रिया से हमारा ज्ञान जिस अद्वैत भूमि पर पहुंचता है, उसी भूमि तक हमारा भावात्मक हृदय की इस सत्व रस के प्रभाव से पहुंचता है। इस प्रकार अंतः में जाकर दोनों पक्षों की वृत्तियों का समन्वय हो जाता है। इस समन्वय के बिना मनुष्यत्व की साधना पूरी नहीं हो सकती। मनुष्यत्व की साधना पूरी नहीं हो सकती, मतलब उसके भाव हृदय को जानकर ही हम सत्व रस के प्रभाव से पहुंचा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ही हम मनुष्य की साधना की पूरी समन्वय की साधना पूरी हो सकती है। उसके बारे में हम लिख सकते हैं, उसकी अनुभूतियों को हृदय में व्यापकता रूप का आभास कर सकते हैं। ठीक है, अगली पंक्ति हम देख लेते हैं। ठीक है, अगली पंक्ति हम देख लेते हैं पहले कहा जा चुका है कि नर क्षेत्र के भीतर बुद्ध रहने वाली काव्य दृष्टि की अपेक्षा संपूर्ण जीवन क्षेत्र और समस्त चराचर के क्षेत्र से मार्मिक तथ्यों का चयन करने वाली दृष्टि उपरोक्त अधिक व्यापक गंभीर कही जाएगी। जब कभी हमारी भावना का प्रसार इतना विस्तरणीय और व्यापक होता है कि हम अनंत व्यक्ति सत्ता के भीतर नर सत्ता के स्थान का अनुभव करते हैं, तब हमारी पार्थक्य बुद्धि का परिहार हो जाता है। उस समय हमारा हृदय ऐसी उच्च भूमि पर पहुंचा रहता है जहां उसकी वृद्धि प्रशांत और गंभीर हो जाती है। उसकी अनुभूति का विषय ही कुछ बदल जाता है। अगला प्रकरण हम देख लेते हैं मार्मिक तथ्य
उसकी महत्वपूर्ण पंक्तियां ही हम पढ़ेंगे। ठीक है। मनुष्य सारी पृथ्वी छेंकता चला जा रहा है, जंगल कट कट कर खेत गांव और नगर बनते चले जा रहे हैं, पशु पक्षियों का भाग छिनता चला जा रहा है, छिनता चला जा रहा है, उनके सब ठिकानों पर हमारा निष्ठुर अधिकार होता चला जा रहा है, वे कहाँ जाए। अगली पंक्ति है, कहने की आवश्यकता नहीं है कि विच्छिन्न दृष्टि की अपेक्षा समष्टि दृष्टि में अधिक व्यापकता और गंभीरता रहती है। ठीक है। अगली पंक्ति हम देख लेते हैं। तथ्य चाहे नर क्षेत्र के ही हो चाहे अधिक व्यापक क्षेत्र के हो, कुछ प्रत्यक्ष होते हैं और कुछ गुण। जो तथ्य हमारे किसी भाव और भाव को उत्पन्न करे उसे उस भाव का आलंबन रहना चाहिए। ऐसे रसात्मक तथ्य आरंभ में ज्ञानेंद्रियां उपस्थित करती हैं, फिर ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त सामग्री से भावना या कल्पना उसकी योजना करती है। अतः यह कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भावों में संचार के लिए मार्ग खोलता है। ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। आरंभ में मनुष्य की चेतन सत्ता अधिकतर इंद्रिय ज्ञान की समष्टि के रूप में ही रही। फिर ज्यों ज्यों अंतःकरण का विकास होता गया और सभ्यता बढ़ती गई, त्यों त्यों मनुष्य का ज्ञान बुद्धि व्यवसायत्मक होता गया। अब मनुष्य का ज्ञान क्षेत्र बुद्धि व्यापक व्यवसायत्मक या विचारात्मक होकर बहुत ही विस्तृत हो गया है। अतः उसके विस्तार के साथ हमें अपने हृदय का विस्तार भी बढ़ाना पड़ेगा। विचारों की क्रिया से वैज्ञानिक विवेचन और अनुसंधान द्वारा उद्घाटित परिस्थितियों और तथ्यों के मर्म स्पर्शी पक्ष का मूर्त और सजीव चित्रण भी उसका इस रूप में प्रत्यक्षीकरण भी कि वह हमारे किसी भाव का आलंबन हो सके, कवियों का काम और उच्च काव्य का एक लक्षण होगा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन तथ्यों और परिस्थितियों के मार्मिक रूप न जाने कितनी बातों की तह में छिपे हैं। ठीक है। तो यह मार्मिक तथ्य की महत्वपूर्ण पंक्तियां थी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे और इसका अगला दूसरा पार्ट हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।